Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to explain you the first chapter of history, which is the rise of nationalism in Europe in a very easy way. At the end of this video, you will know every concept, every term in a very easy and simple way. So let's start. ये जो पेंटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेंटिंग है फ्रेडरिक सोरियोस पेंटिंग। ये पेंटिंग इन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई थी, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और ये पेंटिंग क्रिएट की गई थी 1848 में। ये अपने प्रिंट में अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक डेमोक्रेटिक है और सोशल रिपब्लिक है। इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि इस पेंटिंग में आपको यूरोप और अमेरिका के पीपल्स दिखेंगे, जो एक लंबी चेन में खड़े हुए हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो पर्सनिफाइड की गई है एज अ फीमेल फिगर, जो एक हाथ में पकड़े हुए टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और वहीं दूसरे हाथ में पकड़े हुए है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। वहीं अगर हम पेंटिंग में नीचे की तरफ देखें तो हमें यहाँ पर सिंबल मिलेंगे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो क्रूअल राजा मोनार्क थे उनके सिंबल्स दिखेंगे। और वहीं ऊपर से हम देखें पेंटिंग में ऊपर की तरफ तो जो क्रिस्ट, सेंट्स और एंजल हैं वो इस सीन को देख रहे हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी पूरे विजन को कंसीडर किया जाता है एज अ सोरियो यूटोपियन। अब हम आगे देखें तो 19वीं सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एक इस तरीके का फोर्स की तरह नज़र आया, इस तरह से इमर्ज हुआ कि इसने पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस ला दिए। और इसका एंड रिजल्ट ये निकला कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स यानी बड़े बड़े राजाओं के शासन की जगह पर हर जगह नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। नेशन स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स रहते हैं, जो कि वन काइंड होते हैं, यहाँ पर कोई रूलर नहीं रहता, कॉमन आइडेंटिटी होती है और सबकी सेम हिस्ट्री रहती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, जिसके दौरान जो पावर थी वो मोनार्की से कॉमन पीपल के पास आ गई थी। इसके दौरान बहुत से चेंजेस हुए, जैसे कि जो पावर थी वो मोनार्की से कॉमन सिटीजन्स के पास आ गई थी। एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका कलर था ब्लू, वाइट और रेड, जिसको एक नेशनल सिंबल की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद प्रमोट किए गए आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटिजन, और बहुत सी जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यू थे उनको अबॉलिश कर दिया, मतलब उनको रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको प्रमोट करने जाने लगा एज अ कॉमन लैंग्वेज, और जो जितनी भी स्ट्रीट्स, पब्लिक प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस थे उनको रीनेम कर दिया गया नेशनलिस्ट नेम के साथ। नेशनल एंथम कंपोज की गई और ओथ्स लिए गए और स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और जनरल असेंबली को रीनेम कर दिया गया। इसी के साथ नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा और जो रिवॉल्यूशनर थे उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था कि ये उनका मिशन है अदर पीपल्स ऑफ यूरोप को हेल्प करने का, ताकि वो भी नेशन बन सके। जब ये न्यूज़ अदर सिटीज़ में पहुंची तो जो स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने अभी जैकोबिन क्लब को स्टार्ट कर दिया था सेटअप करना। उनकी एक्टिविटी और कैंपेन ने प्रिपेयर कर दिया एक रास्ता फ्रेंच आर्मीज़ के लिए, जो होलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड में जाने लगी, और जो लोग थे वो भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते थे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ये कोड नेपोलियनिक के द्वारा लाया गया था और इसमें उसने बहुत से चेंजेस किए। ये 1804 में आया था, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा नेपोलियन ने इक्वलिटी बिफोर द लॉ लाया था, उसने फीडरल प्रिविलेजेस को बंद कर दिया था, उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया, हर किसी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जिनको चूज़ करने का, उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया था, और जो मेंस होते थे फैमिली में उनको ज़्यादा पावर दी, और इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी इसने इम्प्रूव किया। बट नेपोलियन ने कुछ ऐसी भी चीज़ें की जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी और लोगों ने उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द नेपोलियनिक कोड। तो सबसे पहले तो उसने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस को लिमिटेड कर दिया, और वुमेन के पास कोई भी लीगल राइट था ही नहीं, और वो जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैंस होते थे, यानी कि जिन मैंस के पास प्रॉपर्टी होती थी सिर्फ उसी को फेवर करता था, और जो लोकल लॉ और ट्रेडिशंस थे उसको इग्नोर कर देता था। उसने मेल अथॉरिटी फैमिलीज़ में, यानी कि मेल की डोमिनेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, और कोई भी पॉलिटिकल राइट्स और डेमोक्रेसी नहीं दी। इस वजह से लोग उसे हेट करना स्टार्ट कर चुके थे। इसके साथ उसने कुछ चीज़ें और की थी, जैसे कि वो लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज़ में करवाता था, यानी कि फोर्स कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू फ्रेंच आर्मीज़, और उसने सेंसरशिप भी इम्पोज कर दी थी और टैक्स को भी बढ़ा दिया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मिड सेंचुरी तक यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट यूरोप के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
नेशन स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पर सारे लोग कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हो, कॉमन कल्चर हो और कॉमन आइडेंटिटी हो। हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि रूल करता था ऑस्ट्रिया और हंगरी पर, वहाँ पर सारे जो आइडियाज़, कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट था क्योंकि वो एक नेशन स्टेट नहीं था। Now let's move forward towards our next topic, which is the aristocracy and the new middle class. This topic is also one of the most important topic, so don't forget to miss this topic. So aristocracy, aristocrats वो people होते हैं जो बहुत ज़्यादा wealthy, अमीर होते हैं और जो सबसे ज़्यादा land owning peoples होते हैं। उनकी जो position होती है वो सबसे टॉप पर होती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या फिर आर्मी में है। वो हमेशा अपनी जो लग्जीरियस लाइफ है वो पैलेसेस में रहते हैं और वो हमेशा फ्रेंच बोलते हैं। देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। अब अगर हम बात करें पीजेंट्स की, तो पीजेंट्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं। वो पुअर फार्मर्स, टेनेंट, वर्कर्स एंड लेबरर्स होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स पे करना पड़ता है और रेंट पे करना पड़ता है लैंडलॉर्ड्स को। दे लिव्ड इन पॉवर्टी विथ लिमिटेड राइट्स एंड ऑल्सो दे टुक पार्ट इन रिवॉल्ट्स एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। उन्होंने रिवॉल्ट्स और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में अपने राइट के लिए पार्टिसिपेट भी किया। हम बात करते हैं हम न्यू मिडिल क्लास की। तो न्यू मिडिल क्लास ग्रुप जब आया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशंस को कंसिस्ट किया था और मिडिल क्लास जो कि इंडस्ट्रियल्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स होते हैं। ये ना ही ज़्यादा वेल्दी होते हैं और ना ही ज़्यादा पुअर होते हैं। इनको अपनी वेल्थ इनकी इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड्स के थ्रू मिलती है। दे आर एजुकेटेड एंड सपोर्टेड लिबरल नेशनलिज्म। इनको राइट्स चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिबरल नेशनलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम प्लस इक्वलिटी। इनको लॉज चाहिए, इनको किंग नहीं चाहिए, इनको मोनार्की नहीं चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। दे फेवर्ड फ्री मार्केट्स, दे अपोज मोनार्की एंड सपोर्ट नेशन स्टेट। दे वांट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड राइट। वो बिलीव करते हैं यूनिटी थ्रू कॉमन आइडेंटिटी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की जो कि है ज़ोलबरीन। इट इज़ अ जर्मन कस्टम यूनियन। ये यूनियन अबॉलिश करता है ट्रैफिक बैरियर्स एंड ये प्रशिया के द्वारा फॉर्म किया गया था जो कि बहुत सी जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन भी किया एक्सेप्ट ऑस्ट्रिया। दिस अबॉलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड अलाउ फ्री ट्रेड अमंग मेंबर स्टेट्स। इसकी वजह से जो करेंसीज थी वो 30 से 2 में रिड्यूस भी हो गई थी। इसने एक न्यू यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजर और करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया। इससे इकोनॉमिक यूनिटी आई जर्मन स्टेट्स के बीच में। अब बात करते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो जो नेपोलियन की डिफीट के बाद जो कि 1815 में हुई थी एट द वाटर ऑफ वाटरलू, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उसके बीच में कंजर्वेटिव की एक लहर दौड़ाई। जो कंजर्वेटिव थे वो बिलीव करते थे कि जो पुरानी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स हैं, सोसाइटी हैं, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। लेकिन नेपोलियन के चेंज के बाद उनने भी अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और उन्हें लगा कि इससे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनार्की है वो स्ट्रेंथन होगी और इससे स्टेट को ज़्यादा पावर मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग होगी। नेपोलियन के हार जाने के बाद मोनार्की को वापस लाया गया। कांग्रेस ऑफ वीना हुई जिसने सारे जो ओल्ड ऑर्डर्स थे उसको रिस्टोर कर दिया और ये कांग्रेस होस्ट की थी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। ये सपोर्ट मोनार्की, चर्च एंड हायरार्की। ये अपोज करती हैं लिबरलिज्म को और नेशनलिज्म को। सेंसरशिप और कंट्रोल लगा दिया गया प्रेस के ऊपर और जो ओल्ड रूलर थे उनको उनकी पावर भी वापस मिल चुकी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटी ऑफ वीना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ट्रीटी ऑफ वीना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने किए हैं उनको अंडो कर दिया जाए, उनको वापस ला दिया जाए और ओल्ड मोनार्की को रिस्टोर कर दिया जाए और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को भी रिस्टोर कर दिया जाए और मेंटेन कर दिया जाए बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप में, ताकि फ्यूचर की वॉर से प्रिवेंट कर दिया जाए। तो इसके दौरान बहुत से डिसीजन लिए गए, जैसे कि फ्रांस की जो बाउंड्री थी उनको रिड्यूस कर दिया गया 1790 बॉर्डर्स में। जो बर्बन मोनार्की थी फ्रांस में वो भी रिस्टोर कर दी गई। जो नेपोलियन के कंक्वेस्ट थे वो रिवर्स कर दिए गए। ऑस्ट्रिया को नॉर्थन इटली का कंट्रोल मिल चुका था, रशिया को पोलैंड मिल चुका था और प्रशिया ने को सेक्शनी और राइनलैंड का पार्ट मिल चुका था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।
और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में। जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे वो कंजर्वेटिव्स को अपोज करते थे, वो लिबर्टी और नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, वो मोनार्की और एम्पायर को अपोज करते थे और उन्होंने इसलिए वजह से बहुत सी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ भी बनाई। इस वजह से बहुत से जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे उनको एग्जाइल कर दिया गया, मतलब उन्हें देश से निकाल दिया गया और उनको इम्प्रिजन यानी कि जेल में डाल दिया गया। रिवॉल्यूशनरी अपने आइडिया सीक्रेटली स्प्रेड करते थे। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुके थे। उनको एक नेशन स्टेट क्रिएट करना था और जो गिउसेपे मज़ीनी थे वो बहुत बड़े और बहुत अच्छे की लीडर थे। चलो गिउसेपे मज़ीनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। 1807 जेनोआ में बॉर्न हुए थे। इन्होंने यंग इटली इन 1831 नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी भी बिल्ड करी। बिलीव करते थे इंडिपेंडेंट क्रिएट करने में और रिपब्लिकन नेशन क्रिएट करने में। ये मोनार्की और डायनेस्टिक रूलर को अपोज करते थे। ये जो जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड कि रिवॉल्यूशनरीज को इंस्पायर करते थे और जो ड्यूक मेटरनिक ने इसको बहुत बड़ा डेंजरस एनिमी भी बताया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। इस दौरान दो मेन रिवॉल्यूशन हुए थे जो कि एक जुलाई रिवॉल्यूशन और एक है ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन को। किंग चार्ल्स जो एक्स थे उन्होंने ट्राई किया था एब्सोल्यूट मोनार्की फ्रांस में रिस्टोर करने की। उन्होंने प्रेस सेंसरशिप पे इम्पोज कर दी थी और वोटिंग राइट्स भी लिमिटेड कर दिए थे, लेकिन चार्ल्स एक्स को इसको त्यागना पड़ा और इंग्लैंड की तरफ भागना पड़ा। लुईस फिलिप भी बिकम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जिन इंस्पायर्ड लिबरल मूवमेंट्स इन बेल्जियम, पोलैंड एंड इटली। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पर जो कि है द ग्रीक रिवॉल्यूशन। ग्रीक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1821 में ऑटोमन एम्पायर रूल के खिलाफ। ये बहुत बड़ा पार्ट है नेशनलिस्ट मूवमेंट यूरोप का। ग्रीक इंस्पायर्ड ये हुए बहुत से नेशनलिज्म और एंशिएंट कल्चरल ग्लोरी से। इनको बहुत से एजुकेटेड यूरोपियंस पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने सपोर्ट भी किया। लॉर्ड बायरन जो कि एक ब्रिटिश पोएट थे उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो 1824 में मर भी गए फीवर की वजह से। इनको सपोर्ट मिला फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया से और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1832 में ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिली विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पर जो कि द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन के दौरान जो रोमांटिसिज्म मूवमेंट था वो इमर्ज हुआ एज अ कल्चरल फोर्स जिसने बहुत से जो नेशनलिज्म की ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़े पर ही बेस्ड नहीं था, जबकि ये बेस्ड था इमोशंस, कल्चर, आर्ट, म्यूजिक। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म एक तरीके का मूवमेंट था आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और कल्चर जो कि हेल्प करता था डेवलप करने के लिए एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को, यानी कि लोग एक दूसरे को एक समान माने, अपने फीलिंग्स, इमोशन को एक समान समझे और अपनी दिक्कतों को भी एक समान माने। Emphasized feelings, emotions and imaginations over reason. Now role in romanticism बिलीव करते थे कि जो नेशन है वो क्रिएट किया जाता है अपने पास को शेयर करके, अपने कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को शेयर करके। ये इंस्पायर करता था पीपल को ताकि वो अपनी कल्चर की आइडेंटिटी और यूनिक हेरिटेज पर प्राइड करें। फोक कल्चर एज द स्पिरिट ऑफ नेशन। Folk songs, dance, poetry and stories were collected and promoted as symbols of national identity. मतलब कि जो फोक डांस, सॉन्ग्स और पोइट्री को एक साथ कलेक्ट किया जाने लगा और इनको प्रमोट किया जाने लगा नेशन की आइडेंटिटी के लिए। जैसे कि जोहान गॉटफ्राई हर्डर जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा ट्रू जर्मन नेशन है वो फाउंड होगा अमंग द कॉमन पीपल। नेक्स्ट वन इज़ द लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। लैंग्वेज बिकम अ की टूल फॉर नेशनल मूवमेंट, यानी कि लैंग्वेज को एक तरह से एक तलवार, एक की टूल की तरह माना जाने लगा नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। जैसे कि हंगरी में जो magyar लैंग्वेज थी वो प्रमोट की गई जर्मन के ऊपर। पोलैंड में जो पोलिश को यूज़ किया जाने लगा लोगों को यूनिफाई करने के लिए रशियन ऑक्यूपेशन के नीचे। फिफ्थ है रोमांटिक आर्टिस्ट एंड राइटर्स। दे डिपिक्टेड नेशनल स्ट्रगल्स एंड ग्लोरीफाइड द कॉमन मैन्स रोल्स इन शेपिंग द नेशन। Painting novels and songs often symbolize the heroic past and resistance to oppression. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। ये जो साल था 1848, जो पॉपुलेशन थी पेरिस की वो सड़कों पर उतरने लगी क्योंकि फूड की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही थी। वेरीगेट्स को लगा दिया गया, लुईस फिलिपी को भी छोड़कर भागना पड़ा सब कुछ। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो गई थी पीजेंट्स और वर्कर के बीच में, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट हुआ उस टाइम पे, फेमन आ गया और फूड प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए। जो सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई और जो पीजेंट रिवॉल्ट भी लिया गया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड फीडुअल ड्यूज। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स।
ये जो रिवॉल्यूशन है वो लिया गया मिडिल क्लास पीपल्स के द्वारा। इनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और नेशनल यूनिफिकेशन। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो इंक्लूड करते थे प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स एंड बिजनेस पीपल। इन जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी रिवॉल्ट्स ब्रोक आउट। अ जर्मन नेशनल असेंबली हेल्ड इन फ्रैंकफर्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक असेंबली भी बुलाई गई, जर्मन नेशनल असेंबली भी हुई, बट उसका कुछ मतलब नहीं निकला। मूवमेंट फेल हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड मिलिट्री सपोर्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मेकिंग ऑफ जर्मनी। 1814 के बाद ना जो जर्मनी यूनिफिकेशन था वो प्रशिया ने लीड किया, ना कि लिबरल्स ने। जो मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क थे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, उन्होंने यूनिफिकेशन प्रोग्राम को लीड किया। उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन को फॉलो किया, यानी कि वॉर एंड मिलिट्री। आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ज़्यादा की रोल प्ले किया। वॉर्स विद डेनमार्क जो कि 1864 में हुए, ऑस्ट्रिया में वॉर हुई 1866 में, और फ्रांस में वॉर हुई 1878 में, और आखिरकार जर्मनी यूनिफाई हो ही गया। और 1871 में किंग विलियम आई ऑफ प्रशिया प्रोक्लेम जर्मन एम्परर एट वर्सलीज, तो उनको राजा घोषित कर दिया गया। अब आते हैं इटली यूनिफिकेशन पर। तो मिडिल 19th सेंचुरी के दौरान जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें से सिर्फ जो सर्दिनिया पीडमेंट था वो इटलियन प्राइंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंडर में था, और जो सेंटर था वो पोप के अंडर में था, और जो साउदर्न रीजन था वो डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर में था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। हालांकि जो इटालियन लैंग्वेज थी उसने एक कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं किया था। 1830 के दौरान गिज़बी मसीह ने ट्राई किया था यूनिफाई करने का, बट वो फेल्ड हो गया। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सर्दिनिया पीडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने ली इटली को यूनिफाई करने की। चीफ मिनिस्टर केवर, जिन्होंने मूवमेंट को लीड किया यूनिफाई करने के लिए इटली के रीजन्स को, वो ना ही एक रिवॉल्यूशनरी थे और ना ही एक डेमोक्रेट। उन्होंने अपने टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक अलायंस की थ्रू फ्रांस से अच्छे संबंध बनाए और ऑस्ट्रियन फोर्स को 1859 में हरा दिया। फिर गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट्स के थ्रू यूनिफाई करा दिया सदर्न इटली को। गैरिबाल्डी हैंडेड ओवर सदर्न इटली टू विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इटली को डिक्लेयर कर दिया गया किंगडम 1861 में अंडर विक्टर इमैनुअल सेकेंड। वेनिशा ने ज्वाइन कर लिया था 1866 में आफ्टर एस्ट्रो-प्रशियन वॉर के थ्रू। रेम को अनेक्स कर दिया गया 1871 में और यूनिफिकेशन कंप्लीट हुई। यूनिफिकेशन वॉज ड्राइवन बाय मोनार्की, डिप्लोमेसी एंड पॉपुलर अप स्प्रिंग्स। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जैसे कि अदर कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन हुआ वैसा ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं था। ना ही कोई रिवॉल्यूशन था, ना ही कोई वॉर थी। इसकी जो प्रोसेस है यूनिफिकेशन प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पार्लियामेंट प्रोसेस थी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसेस वर एथनिक वन सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश। ये 4 रीज़न हुआ करते थे जो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर को फॉलो किया करते थे। बट इनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो था इंग्लैंड। जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ, इस एक्ट ऑफ यूनियन से जो इंग्लैंड था उसने स्कॉटलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया और अपने साथ जोड़ लिया। और इंग्लिश पार्लियामेंट से इसने पावर भी सीज कर ली थी। मोनार्की ने 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर ली थी। आयरलैंड को ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लाया गया फोर्स के ज़रिए और बाद में यूनियन हो गया। और आयरिश कल्चर और आइडेंटिटी को सप्रेस कर दिया गया और बहुत से जो रिवॉल्ट्स थे वो भी क्रश कर दिए गए, जो कि वन ऑफ द रिवॉल्ट था वुल्फ टोन द्वारा किया गया था, जो कि फेल हो गया था। ब्रिटिश नेशनलिज्म ग्रू एज इंग्लिश कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन डोमिनेटेड। द सिंबल्स जो थे न्यू ब्रिटेन्स के वो था ब्रिटिश फ्लैग्स, यूनियन जैक और नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो एक्टिवली प्रमोट की जा रही थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि विजुअलाइजिंग द नेशन। जो आर्टिस्ट पर्सनिफाई नेशन एज वुमेन, यानी कि जो आर्टिस्ट थे वो नेशन को एक पर्सनिफाई यानी कि ह्यूमन की आइडेंटिटी दे जा रहे थे, उसको उस तरह से प्रमोट कर रहे थे वुमेन के लिए। यानी कि जर्मनी की फीमेल पर्सनिफिकेशन थी और मैरियानी फ्रांस की। ये जो फीमेल फिगर्स थे वो सिंपलाइज करते थे लिबर्टी, जस्टिस और नेशनहुड को। जो मैरियानी थी वो रेड कैप, ट्राई कलर और क्राउन पहनती थी, और जर्मेनिया क्राउन पहनती थी ओक लीव्स का, स्वर्ड्स और ब्रीज प्लेट। ये यूज़ किए जाते थे स्टैम्प्स, कॉइन्स और फ्लैग्स पर, ताकि नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट की जा सके, और इसने हेल्प किया आइडिया को स्प्रेड करने में।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, जो कि है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर इन यूरोप आफ्टर 1871। जो पावरफुल नेशंस थे वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने लगे। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है जेलसी के कारण एक दूसरे की कंट्री को ऑक्यूपाई करना। जो बॉल्कन रीजन था वो बिकम अ हॉटस्पॉट ऑफ टेंशन ड्यू टू एथनिक डाइवर्सिटी एंड नेशनलिज्म। ऑटोमन एम्पायर तो बहुत ज़्यादा वीक था और इस वजह से नेशनल स्ट्रगल्स भी हो रहे थे बाल्कन्स में। जो बिग पावर्स थी जैसे कि रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड जर्मनी, वो रीजन पर डोमिनेट करना चाहते थे और इसी इंटेंस राइवलरी, जेलसी और नेशनल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर एंड दिस लीड टू वर्ल्ड वॉर 1। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप मिस ना कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।